हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो डायलाइजर रीयूज़ और रीप्रोसेसिंग के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं कि डायलाइजर रीयूज़ क्या होता है। तो देखिए, जब हम किसी एक डायलाइजर का यूज़, मानिए ये कोई एक डायलाइजर है ए और ये कोई पेशेंट है। ये पेशेंट हमारे पास पहली बार आया तो हमने इसको पहली बार ये एक डायलाइजर लगाया, दूसरी बार आया तो दूसरी बार भी हमने इसको ये डायलाइजर लगाया, तीसरी बार, चौथी बार आया तो भी हम एक ही डायलाइजर को यूज़ कर रहे हैं इस पे। मीन्स जब हम एक डायलाइजर का यूज़ एक ही पेशेंट पे एक से अधिक बार करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायलाइजर रीयूजिंग बोलते हैं। ठीक है। इसके लिए डायलाइजर रीयूज प्रोसेस के लिए हम हमेशा हाई फ्लक्स हॉलो फाइबर डायलाइजर को चूज़ करते हैं, ना कि लो फ्लक्स हॉलो फाइबर डायलाइजर को। ठीक है। तो मीन्स हम ऐसे हॉलो फाइबर डायलाइजर को यूज़ करते हैं जो कि हाई फ्लक्स वाले हो, साथ के साथ उनका यूरिया क्लियरेंस भी अच्छा देते हो। ठीक है। इसके बाद ये बोला गया है कई सारी बुक्स में कि 1940 में यूएसए से डायलाइजर रीयूज़ का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बुक में लिखा हुआ है कि लेट 1960 में रीयूज़ और रीप्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है। डायलाइजर अगर रीप्रोसेसिंग की बात करते हैं, किसी भी डायलाइजर को अगर हमें रीयूज़ करना है तो बिना रीप्रोसेसिंग के हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, पहले रीप्रोसेसिंग का जो प्रोसीजर था वो हम बाई हैंड करते थे, मीन्स मैनुअली करते थे। अभी की डेट में मोस्ट प्रोबेबली जगह पे मशीन के द्वारा डायलाइजर को रीप्रोसेस किया जाता है। ठीक है। डायलाइजर रीप्रोसेस करने से क्या होता है, ये फ़ायदा हो जाता है कि वो ईजिली, मतलब हम उसे हैंडल कर सकते हैं। साथ के साथ कभी भी अगर डायलाइजर को रीप्रोसेस करते हैं तो अपने मन से नहीं, जो भी आर्मी स्टैंडर्ड होते हैं, मीन्स आर्मी की जो गाइडलाइन होती है उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हम डायलाइजर को रीप्रोसेस करते हैं और बाद में उसको रीयूज़ करते हैं। अब बेनिफिट क्या होते हैं डायलाइजर को रीयूज़ करने के। सबसे में अच्छी बात तो ये है कि जब हम किसी डायलाइजर को रीयूज़ करते हैं तो एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आप ध्यान रखिए। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि हम अगर बार बार सिंगल यूज़ करेंगे तो कितना ज़्यादा प्लास्टिक हम एनवायरनमेंट में भेजेंगे। ठीक है। तो एनवायरमेंटली हम क्या हो जाते हैं, थोड़े प्रिवेंटिव हो जाते हैं, प्रिवेंटिव नेचर के हो जाते हैं। साथ के साथ इसकी जो कॉस्ट होती है उसको भी हम, डायलिसिस की कॉस्ट को भी बचाते हैं। मानिए पहला वाला डायलाइजर कितने का है, 800 का। अब इसी डायलाइजर को अगर हम बार बार यूज़ करते हैं तो क्या होगा, ये हर डायलिसिस पे हमारे 800 रुपये बच गए ना। अगर 10 बार भी इसको हमने यूज़ किया तो हमारे 8,000 रुपये ऐसे ही बच गए। ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। साथ के साथ हमें अपनी इकोनॉमी को भी थोड़ा बूस्ट करते हैं ये पैसे बचा के डायलाइजर रीयूज़ करा के। बायो कंपेबिलिटी की बात करते हैं तो जब हम एक सिंगल यूज़ डायलाइजर को यूज़ करते हैं तो डायलाइजर की बायो कंपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन रीयूज़ करते हैं जब डायलाइजर को तो तो वहाँ पर क्या होता है, बायो कंपेबिलिटी जो होती है डायलाइजर की वो एनहांस हो जाती है। बायो कंपेबिलिटी क्या होती है, इसके लिए मैंने 1-2 मिनट का वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ उसको जाके देखें। और क्या होता है कि जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि रीयूज कैन लीड टू डिक्रीज ऑन इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। अब एक चीज़ और मुझे यहाँ पर बतानी थी कि अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियोस का, मोस्ट प्रोबेबली वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। स्पेस होने के कारण सारे वीडियोस का नहीं दे पाई हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली वीडियो के लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर लिंक ओपन करके आप मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो अगर आप कोई भी डायलिसिस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने के लिए या यहीं इंडिया में कुछ करने के लिए, तो आप वो ज्वाइन करिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। वहाँ पर मैं जॉब वैकेंसीज़ भी शेयर करती हूँ जैसे जैसे मुझे पता चलती हैं, और शॉर्ट वीडियो के लिए आप इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को डायलिसिस का कोई कोर्स वगैरह करना है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो मैं अभी इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूँगी, तो आप उस लिंक को ज़रूर देखें। 18 सेकंड का लिंक होगा, तो वो ज़रूर फॉलो करिएगा। फिर आता है डायलाइजर रीप्रोसेसिंग प्रोसीजर इन्वॉल्व 3 स्टेप। यहाँ पे मैंने गलती से 3 स्टेप लगाए। डायलाइजर रीप्रोसेसिंग का जो स्टेप होता है वो 4 स्टेप में पूरा होता है। नंबर 1 रिंसिंग, नंबर 2 क्लीनिंग, नंबर 3 टेस्टिंग एंड नंबर 4 है फिलिंग द डायलाइजर विद द डिसइंफेक्टेंट या स्टेलेंट। अब रिंसिंग प्रोसीजर क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमारी डायलिसिस पूरी हो जाती है तो इस तरीके से ट्यूबिंग में और डायलाइजर में ब्लड फिल्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर रिप्रोसेसिंग एरिया होता है वहाँ पर क्या आता है, हमारा हाई प्रेशर से पानी आता है। तो इस हाई प्रेशर का जो पानी आता है
इसको हम अपने डायलाजर ट्यूबिंग को इस हाई प्रेशर वाटर से कनेक्ट कर देते हैं। और इंडिया में बात करते हैं तो इसको हम 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में यही टाइम 1 घंटे का या 2 घंटे का होता है, और भी ज़्यादा हो जाता है, वो आउट ऑफ इंडिया की बात है। बट इन इंडिया हम 15 से 30 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं कि ये पानी इसमें से निकलता रहे। इसके थ्रू क्या होता है, हाई प्रेशर पानी आने से जो ब्लड के स्टैन होते हैं वो निकल जाते हैं, मतलब जो ब्लड वगैरह जो होता है वो डायलाइजर और ट्यूबिंग से आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये इन इंडिया का प्रोसीजर है। आउट ऑफ इंडिया इस तरीके से लगा देते हैं और इनमें पानी जाता रहता है और ये क्या होते रहते हैं, रिंस होते रहते हैं। इसके बाद क्या है, क्लीनिंग फेज। क्लीनिंग फेज में क्या होता है कि जब पूरे स्टेन निकल चुके होते हैं तो डायलाइजर में हम क्या करते हैं, एक केमिकल भर देते हैं। ठीक है, अगर मशीन है तो मशीन के थ्रू भर जाता है, अगर मशीन नहीं है तो फिर नॉर्मल तरीके से इसे भरते हैं हम मैनुअली। और केमिकल भरने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेनालिन का यूज़ करते हैं। आखिर रेनालिन क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो समझ लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ 4.5% पैरासिटिक एसिड एंड 28% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रेनालिन बोलते हैं। तो अगर कहीं ये आता है कि हम क्लीनिंग के लिए, डायलाइजर की क्लीनिंग के लिए रेनालिन या पैरासिटिक एसिड का यूज़ करते हैं तो ये राइट होगा। इसके अलावा हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी यूज़ करते हैं। डायलाइजर को रिंस करने के बाद हम डायलाइजर में इसको फिल कर देते हैं कि कहीं पर भी, और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं कि अगर कहीं पर भी क्लॉट वगैरह हो तो वो क्या हो जाए, इससे गल जाए और बाहर, मतलब वहाँ पर डायलाइजर में कोई स्टेन ना रहे, कोई रेजिडुअल ना रहे ब्लड का। ठीक है, लेकिन ब्लीच क्या करता है, जो हमारी डायलाइजर की कैपिलरीज होती हैं उनको रप्चर कर देता है, इसलिए सोडियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीच का यूज़ नहीं करते, हम रेनालिन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये डायलाइजर के लिए काफ़ी सेफ होता है। सही है, तो इसके बाद जब हम थोड़ी देर के लिए इसको केमिकल भर के रख देते हैं, उसके बाद हम फिर से इसे रिंस करते हैं जिससे कि जो भी रेजिडुअल होता है ब्लड का या अदर किसी चीज़ का वो डायलाइजर से निकल जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको मशीन पे टेस्टिंग के लिए लगा देते हैं। टेस्टिंग में क्या करते हैं, देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टीसीबी एंसर फाइबर नॉट क्लॉटेड। जो टीसीबी है या फाइबर बंडल वॉल्यूम जो होता है ये क्लियर करता है कि हमारी जो कैपिलरीज हैं वो क्लॉटेड नहीं है और हम इस डायलाइजर को आगे यूज़ कर सकते हैं। आखिर कैसे बता सकता है, अगर एफवीबी या टीसीबी की वैल्यू 80% से ऊपर आती है, मीन्स ये आती है 85%, 92, 97, ठीक है, मीन्स 83 से ऊपर आनी चाहिए, बिलो 80 नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई परसेंटेज आती है तो ये इंडिकेट करता है कि भाई हम डायलाइजर को दूसरी डायलिसिस पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यही एफबीबी की या टीसीबी की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 80 या 80% आए या 82% आए, तो ये इंडिकेट करता है कि इस डायलाइजर की जो कैपिलरीज है वो ख़राब हो चुकी है और अब हम इस डायलाइजर को क्या करना है, हमें इसे फेंकना है। अब हम इस डायलाइजर को दूसरी डायलिसिस पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा टेस्ट क्या बताता है, प्रेशर टेस्ट होते हैं। अगर प्रेशर टेस्ट फेल हो जाता है तो ये भी इंडिकेट करता है कि भाई अब हमें ये डायलाइजर सेकंड डायलिसिस पे यूज़ नहीं करना है, दूसरी डायलिसिस पे यूज़ नहीं करना है, हमें इसको फेंकना ही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑल दीज स्टेप कैन बी डन। ये जितने भी स्टेप होते हैं टेस्टिंग के, ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली करने पे हमें फाइबर बंडल वॉल्यूम वगैरह ये नहीं पता होता है, लेकिन जब मशीन से करते हैं तो मशीन जब पूरा टेस्ट वगैरह हो जाता है तो उसके बाद ये पर्ची निकाल देती है जिसमें हमें एफवीबी वगैरह की वैल्यू पता चल जाती है और इससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ हमें अपना डायलाइजर फेंकना है या नहीं। अब स्टिलेंट फिलिंग फेज़ की बात करते हैं। जब हमारी जो टेस्टिंग फेज़ हो जाती है तो उसके बाद ये मशीन के पीछे हम लोग क्या लगाते हैं, कोई भी जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं, जैसे रेनालिन वगैरह को। और ये रेनालिन वगैरह टेस्टिंग फेज़ के बाद इन डायलाइजर में क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। ठीक है, फॉर्मेलिन का यूज़ आज की डेट में हम नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं, रेनालिन का यूज़ करते हैं। इसके बाद ये क्या है, रेजिडुअल स्टिलेंट टेस्ट है। किस किस डिसइंफेक्टेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये रटने का है, ये आप खुद करिएगा। अब बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट ऑफ
डायलिसिस यूनिट, कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं डायलिसिस यूनिट में। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमें सरफेस क्लीनिंग की बात करनी है तो सरफेस क्लीनिंग के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करते हैं, और सोडियम हाइपोक्लोराइड डायलिसिस यूनिट में 5% का और 10% का आता है। और इस 5% और 10% में से भी हमें कितना करना होता है, 1% बनाना होता है और 2% का बनाना होता है। अगर 5% के 2% की बात करते हैं, 1% की बात करते हैं, ठीक है, मानिए कि हमारी यूनिट में 5% का सोडियम हाइपोक्लोराइड आया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 200 ml 1 लीटर बनाने के लिए 200 ml हाइपो लेंगे और 800 ml वाटर लेते हैं, तो 1 लीटर हो गया। और 2 ml के लिए अगर हमें 2% का बनाना है 5% में, तो हम उसको क्या करते हैं, 100 ml क्या लेंगे, हाइपो लेते हैं, और 900 ml क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। अगर ये ना भी समझ में आए तो अलग कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो वैसे बनाऊंगी और फिर भी मैं आपको वैसे समझा भी दूंगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं तो ये भी हम समटाइम सरफेस क्लीनिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, डायलाइजर में भी यूज़ करते हैं। तो ये हमें कितनी लेनी होती है, 1% लेनी होती है। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेलिन अभी यूज़ नहीं होती है, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये चाहे हम रेनालिन लें डायलाइजर के डिसइंफेक्टेंट को, डायलाइजर जब टेस्ट फेज वगैरह क्लियर कर चुका होता है उसके बाद चाहे हम रेनालिन लें या फॉर्मल्डिहाइड लें या पैरासिटिक एसिड लें, इसके लिए बनाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। यदि हम 3.5% हमें बनाना है तो 350 ml रेनालिन लेते हैं। ये मैं 10 लीटर की कैन के लिए बता रही हूँ। 10 लीटर पानी में अगर हमें 3.5% वाला रेनालिन बनाना है तो उसके लिए हमें 350 ml रेनालिन और 965 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अगर 4% बनाना है तो 400 ml रेनालिन और 960 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। अगर फॉर्मेलिन है तो फॉर्मेलिन का भी हमें ऐसे ही बनाना होता है। ग्लूटाल्डिहाइड की बात करते हैं। ग्लूटाल्डिहाइड हम जो है 2% वाला लेते हैं, लेकिन ग्लूटाल्डिहाइड का यूज़ कहाँ करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड का यूज़ अगर आपने देखा होगा कई जगह, जो कैथेटर हम डालते हैं और जो गाइड वायर वगैरह होते हैं और आर्टिफॉर्शिप वगैरह होती है, वो एक केमिकल में रखी होती है डायलिसिस यूनिट में, ठीक है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें रीयूज़ करने हैं दोबारा, वो कहाँ रखे होते हैं, केमिकल में रखे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड बोलते हैं, जो हमें 2% में लेना होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने साथ में अभी मैं एक वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, तो जो भी लोग डायलिसिस का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं आप उस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और कोर्स ज्वाइन करिएगा। थैंक यू। You want to learn more about dialysis technique? Then go to Naflearn app on Google Play Store for more details. Naflearn has more than 113 videos on various dialysis techniques. Test series on every topic with 24/7 live chat support on Naflearn. Naflearn provide live webinar for more demonstration and one-to-one mentor support if needed. Buy now, visit on Play Store to get the Naflearn app.